हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं प्रियंका पांचाल आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, और आई होप ये आज हमारा अच्छे से ख़त्म हो ही जाएगा। क्लियर। तो टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी एंड व्हाट आर द असिस्टेड टेक्निक टू गेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इंडिपेंडेंट ईरा की बात करें तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज होता गया, लोगों में समझ बढ़ती गई, तो क्या होता है, एक इनफर्टिलिटी का रेशियो जो है ना वो भी बढ़ने लगा। अब इसका मेन कारण क्या था? इसका कारण था ये कि जो एक एज थी ना, जो 18 से 21 की एक एज थी, वो एज जो है ओवर होने लगी। ठीक है, यानी जो रिप्रोडक्टिव टाइम था वो बढ़ने लगा। उसकी वजह से लोग अब कोई भी हो, चाहे मैन हो या वुमेन हो, सब प्रेफरेंस देने लगे अपनी करियर को। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मेंटल स्ट्रेस होने लगे कि नहीं, बच्चा बाद में होगा, अगर पहले हम अपने आप को खुद को स्टेबल कर लें। तो ये ऐसी बहुत सारी बहुत सोशल चीज़ें हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे जो इनफर्टिलिटी का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। और हर आज एक 15 में से एक इंसान जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकती है, एंजाइटी, बहुत सारे जैसे डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से। अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी रिप्रोडक्टिव की जो मेन लाइन थी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, सब चीज़ों को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम रखते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर आप मेंटली भी स्टेबल नहीं हैं, आप किसी एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, तो भाई आप रिप्रोडक्शन के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले चलो पेजेस देख लेते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। ठीक है, देखो इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज ए फेलियर ऑफ कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस। सपोज करो कोई कपल है और वो कपल जो है 1 साल 2 साल और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके बीच है, और उसके बाद भी अगर बेबी कंसीव नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, यानी शादी हुई, शादी के 1 साल 2 साल 3 साल कोई बैरियर मेथड भी यूज़ नहीं हो रहे हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं ठहरता है, ठीक है, या फीमेल जो है बेबी को कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है बच्चों। ठीक है, और इस इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, और ये इनफर्टिलिटी मैन में भी हो सकते हैं और वुमेन्स में भी होते हैं, दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एक क्या माना जाता है कि इंडियन सोसाइटी में कि जो फीमेल होता है वो मेन टारगेट करी जाती हैं कि नहीं, फीमेल की वजह से ही जो है इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है डेवलपिंग स्टेट में है, अब पता चल रहा है कि नहीं, मेल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। ठीक है, या अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो उसमें कुछ हिस्सा मेल के हक में भी आता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी। अब ये जो इनफर्टिलिटी होती है ये भी 2 तरह की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम किसको बोलेंगे, डिनोट्स कपल हु हैव नेवर बीन एबल टू कंसीव। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कोई ऐसा कपल जो कभी भी बेबी को कंसीव नहीं कर सकता, यानी जो बेबी है वो हो ही नहीं सकता, दैट इज़ प्राइमरी फर्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इंडिकेट डिफ़िकल्टी इन कंसीव आफ्टर ऑलरेडी हैविंग कंसीव्ड। यानी एक ऐसा प्रोसेस सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऐसे ही होगी कि अगर चलो कंसीव हो भी रहा है, होने के बाद भी चांसेस होते हैं अबॉर्ट होने के,
या बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो जाते हैं कि बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, उसकी जो है धड़कन है वो कम हो जाती है, या अच्छे से वो जो जिस तरह से उसको ग्रो करना चाहिए तब वो नहीं कर पाता, वो क्या होगी, वो होगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्लियर है बच्चों, दोनों चीज़, प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो कभी भी बेबी को कंसीव ना कर पाए, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कंसीव तो कर लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी उसको टेंशन्स या ऐसे तनाव हो सकते हैं। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। देखो, ये मैंने एक रिसर्च आर्टिकल से लिया है जिसमें ऐसे कौन कौन से मेथड हैं या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें जो मेल में भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं और फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो मेल के इनफर्टिलिटी के चांसेस देखो, मेल इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, अगर स्पर्म प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रही है, कम या ज़्यादा है, क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंशिएशन है, स्पीड में गड़बड़ी है, तो ये सब क्या होते हैं, या जो स्पर्म की मोबिलिटी है वो गड़बड़ आ गई है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जो मेल हैं वो भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। क्लियर है, जैसे अनडिस्केंडेड टेस्टिस, जेनेटिक डिफेक्ट्स, हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज और इन्फेक्शन सच एज कैलेमाइडिया, गोनोरिया, मम्स और HIV। एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन कब होगी या स्पर्म फंक्शन कब डिसफंक्शन हो जाएगा, जब जो टेस्टिस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, अगर वो नंबर इन टेस्टिस जो है वो 2 होते हैं, अगर वो 1 है या एब्सेंस है तो फिर कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, दैट इज अनडिस्केंड टेस्टिस। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जेनेटिक डिफेक्ट, अगर कोई क्रोमोसोम्स की वजह से कोई जेनेटिक डिसेबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है या स्पर्म की काउंटिंग में या किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी हो जाती है, दैट इज जेनेटिक डिफेक्ट। क्लियर है। हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर हो गई हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, कैलेमाइडिया, HIV, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सारी क्या होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, अगर कोई पर्सन इनसे अफेक्टेड है तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद एनलार्ज वेन इन द टेस्टिस, जो टेस्टिज की जो वेन है अगर वो साइज में बड़ी हो जाती है, एनलार्ज होती है, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद द डिलीवरी ऑफ द स्पर्म। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन के हमने कारण बताए कि अगर टेस्टिज की जो नॉर्मल संख्या होती है वो 2 होती है, अगर वो ना हो, एब्सेंस हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाए तो ये क्या है, वो प्रोडक्शन पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन होने के बाद डिलीवरी होनी है, डिलीवरी कहाँ होनी है, वेजाइना में होनी है, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो भी इनफर्टाइल है। देखो जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जेनेटिक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ब्लॉकेज इन द टेस्टिस, डैमेज और इंजरी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि अर्ली इजैकुलेशन हो जाए स्पर्म का, ठीक है, जो मेन टारगेट साइट है वहाँ तक ना स्पर्म पहुँच पाए तो भी क्या होगा, तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस ही रहेंगे। क्लियर है, बेबी कंसीव नहीं होगा। उसके बाद अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कोई गांठ है उसके अंदर या कोई ट्यूमर बन गया है। क्लियर। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या ब्लॉकेज इन द टेस्टिकल, अगर टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरली डैमेज है, कोई भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अगर वो डिफेक्टिव है तो भी डिलीवरी नहीं होगी ऑफ स्पर्म की। उसके बाद है ओवर एक्सपोजर टू सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर। हमने बात करी थी कि मेंटली, सोशली, बिहेवियरली सभी तरह से एक हम हेल्दी सोसाइटी को बनाते हैं। क्लियर है। ये तो हो गए आपकी कुछ बॉडी से रिलेटेड चीज़ें कि भाई जिसमें अगर आपके स्ट्रक्चरली, फिजिकली आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी ठीक नहीं है, प्रॉपर तरीके से कोई ऑर्गन आपका काम नहीं करते, तब आपको इनफर्टिलिटी होगी। लेकिन इसके अलावा रादर देन कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा कारण बन रहे हैं इनफर्टिलिटी का। जैसे देख लो स्मोकिंग, यहाँ देखते हैं पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स, जैसे रेडिएशन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, मैरिजुना और टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और अदर, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू हीट सच इज इन सोनास और हॉट ट्यूब्स,
तो ये कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिनकी वजह से भी जो ह्यूमन बॉडी है वो अफेक्ट होती है, जो मेल है वो इनफर्टिलिटी कोज करता है। क्लियर? जैसे सिगरेट स्मोक में आपने देखे होंगे, आप आजकल बहुत सारा ऐसा मतलब एक कल्चर बन गया है समाज में, अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये एक बहुत मतलब आइकॉनिक सिंबल होगा कि नहीं हाँ हम तो बहुत ऐसे रिच फैमिलीज हैं, एक ऐसा बन गया है कल्चर, ठीक है। लेकिन इसके प्रॉब्लम आगे क्या हो सकते हैं दे नेवर नो। क्लियर? उसके बाद डैमेज रिलेटेड टू कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर किसी भी एक हेल्दी कपल है या हेल्दी मेल है, हेल्दी मेल को किसी भी वजह से कोई कैंसर हो गया है या कोई और उसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रही हैं या कोई स्टेरॉयड हार्मोनल ड्रग चल रही हैं, तो भी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कोज होती है। कीमोथेरेपी इज ऑल्सो सोर्स फॉर द कोज ऑफ इनफर्टिलिटी। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। समझ में आ गया बच्चों? अगर स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, अगर स्पर्म डिलीवरी में प्रॉब्लम है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, और कीमोथेरेपी, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक ली जाती है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। क्लियर? उसके बाद ऐसे ही फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है जैसे ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ओव्यूलेशन यानी जहाँ पे एग फॉर्मेशन होना है, मेन जो रहता है, अगर एग फॉर्मुलेशन होगा अच्छे से हो रहा है तो फीमेल फर्टाइल है, और अगर एग फॉर्मुलेशन नहीं हो रहा है, एग ही नहीं बन रहा, दैट मीन्स द फीमेल इज द इनफर्टाइल। क्लियर? ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर सच एज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको हम PCOS बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, जो कि एक बैरियर का काम करते हैं। हाइपर प्रोलैक्टीमिया, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, ये जो बहुत बाकी हार्मोनल डिसबैलेंसी हो जाती हैं। क्लियर? हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का बढ़ जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। अगर हमारा बॉडी के अंदर थायराइड जो है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो मेन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। और आजकल आपने बहुत केसेस देखे होंगे जो बहुत हेल्दी हो जाती हैं फीमेल, ओबेसिटी हो जाती है, जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इनफर्टिलिटी की उनमें दिखाई देती है। क्लियर? एक्सेसिव एक्सरसाइज, ईटिंग डिसऑर्डर, इंजरी और ट्यूमर्स। ठीक है, तो ओव्यूलेशन में जहाँ पे एग नहीं बनता है प्रॉपर तरीके से, ये कुछ उसके फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके बाद यूटरिन और सर्विकल एबनॉर्मलिटीज़, वेजाइना से जो ऊपर का पार्ट है, जो सर्विक्स होता है, उसके बाद यूटेरस होता है। अगर सर्विक्स वाले पार्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, सर्विक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब स्पर्म की एंट्री होती है तो यही सर्विक्स जो है सर्विकल म्यूकस को रिलीज़ करता है, जहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म है वो जो है आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? विद द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, अगर सर्विक्स की ओपनिंग में कुछ दिक्कत है, पॉलिप इन द यूट्रस और शेप ऑफ द यूट्रस, नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर इन द यूट्राइन वॉल। बिनाइन, नॉन कैंसरस बिनाइन यानी सिंपली कैंसर की गांठ नहीं है, लेकिन कोई ऐसी गांठ बन जाती है, कोई नॉन कैंसरस सेल्स का ग्रोथ हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, वो भी जो सर्विकल वॉल है उसके लिए एबनॉर्मल हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद ट्यूमर इन द यूट्राइन वॉल, अगर यूट्राइन वॉल है और उसमें कैंसर हो जाता है, आपने आजकल बहुत केसेस सुने होंगे अबव 40 एजेस कि बहुत सारे सिस्टिक फॉर्मेशंस आ गए, मतलब सिस्ट बन जाते हैं बड़े बड़े। तो ये सब क्या है? ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, स्ट्रेस है, टेंशन, एंजाइटी, बहुत सारे से ड्रग्स, और तो ये सब उन्हीं की वजह से होता है। क्लियर? फेलोपियन ट्यूब डैमेज और ब्लॉकर। ठीक है, सबसे पहले ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद यूट्राइन या सर्विकल एबनॉर्मलिटी होगी, उसके बाद है फेलोपियन ट्यूब डैमेज या ब्लॉकर, क्योंकि यही मेन पैसेज होता है जहाँ से एग जो है वो कहाँ पे जाता है, यूट्रस में जाता है। ठीक है, तो अगर फेलोपियन ट्यूब जो है, जो फिम्ब्रिये कैच करती हैं एग को, अगर उसी में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कोई डैमेज है, तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? ठीक है, तो जिन फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का मतलब जो हिप वाला एरिया होता है, जो पेल्विक रीजन है, अगर उसमें कोई
न्यूरोटिक साइटिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे आपने साइटिका सुना होगा, या बहुत सारे ऐसे कमर दर्द रहता है, या फिर जो लोअर एब्डोमेन है या जो नीचे का हिस्सा है उसमें बहुत सारा पेन रहता है, तो वहाँ पे भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर है। और अगर उस फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, HIV है, एड्स हैं, तो ये भी क्या है, वो भी एक बैरियर होता है। उसके बाद एंडोमेट्रोसिस आपने पढ़ा होगा कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जो लेयर होती है, वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है। तो वहाँ पे अगर कुछ टिश्यू बिल्कुल एंडोमेट्रियम की तरह लेकिन वो ऊपर की साइड ग्रो कर जाए, उसको हम एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब अर्ली मीनोपॉज, यानी आपकी एज से पहले अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन में 45 की एक एज मानी जाती है। अगर US कंट्रीज़ की बात करें तो 51 वहाँ पे मीनोपॉज की एज मानी जाती है। अब मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो एक टाइम पे आके बंद हो जाते हैं। द पीरियड इज़ नॉन एज द मीनोपॉज। क्लियर है। तो कुछ फीमेल में अगर मीनोपॉज सडन हो जाता है, अपने आप ही साइकिल बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। क्लियर। और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन होना है, एग फॉर्मेशन होनी है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ मैंडेटरी। क्लियर है। तो अगर वही बंद हो जाएगी तो एग कहाँ से बनेगा? दैट मीन्स द फीमेल इज़ इनफर्टाइल। क्लियर। पेल्विक एडेंशन। पेल्विक एडेंशन का मतलब है चिपकना। एडेंशन का मतलब होता है चिपकना। देखो इसमें क्या होता है, हाँ चलो मैं एक बार इरेजर ले लेती हूँ। ठीक है। देखो पेल्विक एडेंशन क्या होता है? बैंड ऑफ स्कार टिश्यू दैट बाइंड ऑर्गन आफ्टर पेल्विक इन्फेक्शन। पेल्विक अगर कोई इंजरी है, कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। स्कार टिश्यू आ जाते हैं। जो टिश्यू है, स्कार मतलब एक तरह का घाव बन जाता है, निशान बन जाता है। क्लियर। तो हेल्दी टिश्यू किस में चेंज हो रहा है? स्कार टिश्यू में, दैट बाइंड ऑर्गन और एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी। कोई अपेंडिसाइटिस है या कोई पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारे कोज होते हैं इनफर्टिलिटी के। क्लियर है। उसके बाद है कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर कोई फीमेल जो है वो डायग्नोस होती है कैंसर से और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, या बहुत सारी ड्रग्स जो हैं दी जा रही हैं जो कि बैरियर हो सकती हैं फर्टिलिटी में। ठीक है। तो कैंसर आपने देखा होगा दोनों ही तरह से है, और कैंसर का आपको ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कैंसर जो है वो हो जाता है। क्लियर। उसके बाद है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद डिलेड प्यूबर्टी। कुछ फीमेल में जो प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 12 to 13 होते हैं। अगर ये एज जो है बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, किसी भी कारण से अगर ज़्यादा हो जाती है, तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो मेल और फीमेल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। रिस्क फैक्टर क्या है? दोनों में ही, चाहे वो मेल हो फीमेल है, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो इनफर्टिलिटी को कोज करते हैं? सबसे पहले दिया है एज। ठीक है। वुमेन्स फर्टिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन विद एज, स्पेशली हर मिड in her 30s and it dropped rapidly after age 17, men over 40 and less fertile than women। यानी कहने का मतलब है कि एक जो एज होगी, रिप्रोडक्टिव एज जो होगी, फर्टिलिटी की जो बढ़िया एज होगी, वो 20 से 30 आप मान के चलो। ठीक है। चाहे मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद अगर फीमेल जाती हैं, या उसके बाद आदमी की 40 एज से अगर अबव जाती है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। वीमेन की अगर 37 के क्रॉस जाती है तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं कि आप अपने पहले बच्चों को प्रायोरिटी पे ना रख के आप पहले अपने करियर पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एज जो है वो धीरे धीरे निकल जाती है। क्लियर। उसके बाद टोबैको यूज़। टोबैको में अगर स्मोकिंग और मर्जुना या कोई ऐसी आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा खाते हैं, अल्कोहल यूज़ है, बीइंग ओवरवेट है, आप खाते रहते हो, ठीक है, और फिजिकल एक्सरसाइज कुछ होती नहीं है, तो जब नहीं होती है तो फैट तो बढ़ना है, ओबेसिटी आनी है, और ओबेसिटी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर इनफर्टिलिटी होगी। क्लियर। उसके बाद है बीइंग अंडरवेट। अगर आप अपनी एक एक्चुअल वेट
या जो स्टैंडर्ड वेट होता है अकॉर्डिंग टू हाइट, अगर वो आपका मेंटेन नहीं है, अंडर वेट हैं और या हीमोफिलिक कंडीशन में, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्लियर है। एक्सरसाइज इशू, अगर आप, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि घरों में घूमती हैं या घरों में काम करती हैं तो उसको ही एक्सरसाइज मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्सरसाइज वो नहीं है। जब आप फ्रीली सिर्फ अपने लिए, अपने आप को कंसंट्रेट एक एनवायरनमेंट में अपने लिए घूमते हो, उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। घर के काम करने को हम एक्सरसाइज नहीं बोलते। ठीक है। तो फीमेल क्या होती है, सारा दिन बिजी रहती है, अपना घर में काम करती हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है, खुद को ही भूल जाती हैं और जिसकी वजह से वो फ्यूचर में बहुत सारी डिजीज़ उनको ऐसी आ जाती हैं, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखो ये एक चार्ट है जो आपकी इनफर्टिलिटी को बताती है। देखो यहाँ पे जो ब्लू है, ब्लू किसको बता रहा है कि मेल में 100 में से 30% चांसेस, 30 मेल ऐसे होते हैं जिनको जो इनफर्टाइल हो सकते हैं, 100 में से 30। ठीक है। अगर फीमेल की केस बात करें तो फीमेल भी ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी इनफर्टिलिटी मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों आते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कई बार इनफर्टाइल कपल होते हैं। कुछ होते हैं अनएक्सप्लेन्ड, जिनको आप एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि मेल भी हेल्दी है, फीमेल भी हेल्दी है। अब कुछ ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, और 5% जो है अदर चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है कि इनफर्टिलिटी कितना कितना रेशियो में होती है। क्लियर। ठीक है। देखो एक ये डायग्राम है जो भी हमने पढ़ा था, ये स्पेशली किसके लिए दिखाया गया है, फीमेल के लिए, क्योंकि हम फीमेल पे भी यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जो मोस्टली कंसीव होना है बेबी वो फीमेल के थ्रू ही होना है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कॉजेज़ फीमेल इनफर्टिलिटी के वही सेम है। ओव्यूलेशन में कोई दिक्कत है, फेलोपियन ट्यूब में कुछ दिक्कत है, या फिर यूटेराइन या सर्विकल कॉजेज उसको हैं। क्लियर है, जो कि अभी हमने देखे थे, बाकी वही है सेम। क्लियर। उसके बाद ये देखो, ये एक रेशियो है कि इसमें से ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन सा ऐसा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कोज होती है। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है ओवल्यूशन डिसऑर्डर, यानी एग का फॉर्मेशन ही नहीं बन रहा है, एग ही नहीं बनता है, तो वो सबसे बड़ा कारण है। ये है हमारा 40%। कितना है बच्चों, 40%। उसके बाद 30% होते हैं ट्यूबल फैक्टर्स। ट्यूबल फैक्टर्स का मतलब है जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं वो भी दूसरा मेन पाथवे होता है जहाँ से कि एंट्री होती है एग की। ठीक है। और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब बंद है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। अगर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक फेलोपियन ट्यूब ओपन है दूसरी बंद है तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन जिस फीमेल में दोनों ही फेलोपियन ट्यूब बंद है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है। और या फिर और क्या चांसेस हो सकते हैं, हाँ, ट्यूबल सर्जरी हुई हो। ठीक है। या फिर पेल्विक इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये सारे अफेक्ट करते हैं ट्यूबल फैक्टर को। उसके बाद है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जब एग की और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वो जाइगोट फॉर्मेशन बनाता है। जाइगोट के बाद वो कहाँ जाते हैं, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वहाँ पे जाके वो इनर लाइनिंग में जाते हैं और वहाँ पे एम्ब्रियो बनाना जो है शुरू करते हैं। तो अगर वो लाइनिंग से वहाँ जब अपनी सही जगह पे, सही लोकेशन पे नहीं जा पा रहा है तो भी बेबी नहीं बनता, बेबी नहीं ग्रो करेगा। दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। क्लियर है। और इसका रेशियो देख लो 14% है। 10% अदर हो सकते हैं एंड 3% होता है यूट्रिन या सर्विकल फैक्टर, जो म्यूकस रिलीज होता है सर्विक्स से, सर्विक्स म्यूकस, उसकी वजह से भी 3% के चांसेस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देख लो। अब इनफर्टिलिटी तो हो गई है, तो अब ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से अब कोई कपल है तो बेबी तो चाहिए ही ना, तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो इनफर्टाइल कपल है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से बेबी जो है वो बनाया जा रहा है या बेबी को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। ठीक है। या इंसेमिनेशन के थ्रू बनाया है। तो उन टेक्निक्स को जिसके थ्रू हम बेबी को आउटसाइड या इनसाइड द बॉडी बना रहे हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
उनको हम क्या बोलेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ART, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज ए टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं प्रेगनेंसी को इन प्रोसीजर सच एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सरोगेसी। क्लियर है बच्चों? अगर हम क्या कर पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है, ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हमें प्रेगनेंसी को कंसीव करवाना है, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सरोगेसी, आज जो टॉप मोस्ट हमारे इंडिया में आपने बहुत सारे टाइम पे सुना IVF, तो आज हम IVF पे बात करते हैं। एक्चुअल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, क्लियर? तो टेक्निक्स आपने देख ली हैं, देखो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस चार्ट में आपको ये कपल दिखाई दे रहा है, और ये दोनों या एक कोई भी जो है इनफर्टाइल कपल है। कहने का मतलब ये है कि वो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और आजकल हमारी इंडियन सोसाइटी में भी आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, 10 साल 15 साल की, चलो कुछ ऐसा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, हम पे जादू टोना कुछ भी, मतलब डॉक्टर के पास घूम घूम के थक जाते हैं। तो यही है कि चलो किसी भी तरह से बेबी कंसीव हो जाए, लेकिन आफ्टर जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाया था, तो एट लास्ट क्या है, डॉक्टर इज़ द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। और इतने दिनों बाद वो एक सही जगह पे पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि IVF इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्लियर। तो IVF भी ऐसे नहीं होता, पूरे उसमें पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाती है, मेल की, फीमेल की, ओव्यूलेशन कैसा है, स्पर्म की काउंटिंग कैसी है, मोबिलिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें IVF से पहले या कोई भी ऐसे प्रोसेस से होने से पहले चेक करी जाती है, डॉक्टर जो है अच्छे से डायग्नोस करता है। तो इनको अगर बेबी कंसीव करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये जो फीमेल है, देख रहे हो ना सिंबल, फीमेल का सिंबल है ना ये, इस फीमेल को जो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी दी जाती है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि किसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एग फॉर्मुलेशन के लिए प्रोड्यूस करे जाते हैं। देखा होगा ना कि LH का FSH का लेवल बढ़ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जहाँ से एग जो है बनते हैं। तो फीमेल में क्या करते हैं, सबसे पहले इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोन को, जहाँ पे ओवरी को ओवर स्टिमुलेशन करा जाता है, ठीक है। ओवर स्टिमुलेशन होने के बाद क्या हो जाता है, ट्रांसवेजिनल oocyte रिट्राइवल। सबसे पहले जब एग की एक स्टेट आती है, एग ओवम बनता है, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम oocyte बोलते हैं, ठीक है। और oocyte को हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कैथेटर होता है, कैथेटर की हेल्प से उस एग को हम जो है वो ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ओवरी को हाइपर स्टिमुलेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन देके ओवरी को हाइपर स्टिमुलेशन कर दिया, जिसकी वजह से एग फॉर्मेशन होगी। एग बनने के बाद उन एग को हम जो है निकालते हैं, ठीक है। निकालने के बाद ये फीमेल का पार्ट हुआ। तीसरे में क्या करते हैं, स्पर्म प्रिपरेशन। जो मेल हैं उस भी हम जो स्पर्म की काउंटिंग कैसी है, मोबिलिटी कैसी है, हेल्दी स्पर्म कितने हैं, क्योंकि जो एक बार का जो इजैकुलेशन होता है उसमें 3 से 4 ml तक का एक नॉर्मल 3 से 4 ml जो है वो स्पर्म या सीमेन जो है वो सिक्रेट होता है, और उसमें जो 200 मिलियन के आसपास जो है क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो उनमें से भी जिसकी बेस्ट, जो कि सबसे बढ़िया स्पर्म होगा, उसको लिया जाता है, क्लियर है। उसके बाद एग ले लिया, स्पर्म ले लिया, और इस एग को हम जो है आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है। दोनों को देखो फर्टिलाइज करवा दिया। फर्टिलाइज करवाने के बाद यहाँ पे देखो 5th स्टेप में एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है 2 से 6 दिन के अंदर। फिर 2 से 6 दिन के अंदर जो है एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। डेवलप होने के बाद इस एम्ब्रियो को हम यूटेरस में जो है दोबारा से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। यूटेरस में इंजेक्ट कर दिया उस फर्टिलाइजेशन हुए एग को, ठीक है। यानी इस पर स्पर्म भी है और एग भी है, क्लियर है। उसके बाद जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी आता है बहुत लोगों में और निगेटिव भी आता है। ये भी मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे, हर साल कम से कम 20,000 बच्चे जो हैं वो IVF के थ्रू होते हैं, क्लियर। तो ये एक प्रोसेस है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के आउटसाइड हो रहा है।
उसको बिल्कुल ऐसा ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है उस एग के लिए जैसा ओवेरी के अंदर होता है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे ही ये थोड़ा सा पुरानी टेक्निक्स हैं जिनको पहले यूज़ करे जाते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दी है तो हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी इसमें गैमीट का ट्रांसफ़र कहाँ ऊपर है? फेलोपियन ट्यूब में। जैसे कि इसका नाम से ही इसके शब्द बन रहे हैं कि गैमीट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं जिफ्ट। क्लियर? जिफ्ट में कैसे क्या होता है? विद जिफ्ट स्पर्म एंड एग आर प्लेस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब टू अलाउ फर्टिलाइजेशन द नेचुरल साइट। हमें पता है अगर फीमेल के बॉडी के अंदर की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म पहुंचता है और एग जो है जो रिलीज़ हुआ है उनमें दोनों में फर्टिलाइजेशन है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है? इसमें आर्टिफिशियली हमें स्पर्म को पहुँचाना है कहाँ तक? फेलोपियन ट्यूब तक। द वुमेन मस्ट हैव एटलीस्ट वन नॉर्मल एंड ओपन फेलोपियन ट्यूब। इसके लिए एक कंडीशन है कि जो 2 फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें से कम एक फेलोपियन ट्यूब जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके। क्लियर है? तो देखो, स्पर्म एंड एग आर प्लेस्ड इनटू ए फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे किसको ले लिया? स्पर्म को लिया और एग को लिया और डायरेक्ट इसको हमने इंजेक्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ प्रॉब और कैथेटर। कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? हाँ, अब देखो भाई जिफ्ट क्या होता है ये भी, चलो जिफ्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। जिफ्ट एक्चुअल में क्या होता है? जिफ्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन और इंट्राफेलोपियन जाइगोट ट्रांसफ़र। वहाँ पे हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे थे? गैमीट को, यानी स्पर्म को और एग को। यहाँ पे हम किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं? जो फर्टिलाइज एग हो गया है, जाइगोट बन गया है, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। इट इज़ एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट्स डायरेक्टली इनटू द पेशेंट्स फेलोपियन ट्यूब। यानी पूरा जो जाइगोट है उसको बाहर से ही आर्टिफिशियली बना के हम डायरेक्ट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में उसकी एंट्री करा देते हैं। क्लियर है? द जाइगोट इज द सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय ए स्पर्मेटोजोआ। वहाँ पे क्या होता है? स्पर्म के थ्रू जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है। क्लियर? जिसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, फ्रॉम विच द एम्ब्रियो विल डेवलप। और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। जिफ्ट इज रेयरली यूज्ड, बहुत कम यूज़ करा जाता है। द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर मेथड टुडे इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज या एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें हम जाइगोट ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन जो सबसे प्रेफरेबल स्टेज मानी जाती है जिसमें हम एम्ब्रियो को ही फिर डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र करने लगते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हम उसको बोलते हैं। क्लियर है? जाइगोट के बाद जो फर्दर डिवीज़न होता है तो उसमें 200 से 300 के आसपास जो है वो सेल्स बन जाती है और उसको हमें जो है डायरेक्ट जो है कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में या फिर वुमन के इस यूट्रस में जो है एंट्री करवा देते हैं। यानी अगर अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो कहाँ जाएगा? यूट्रस में जाएगा। क्लियर? हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो इसका प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। देखो जिफ्ट प्रोसीजर है बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे हमने अभी जिफ्ट पढ़ा था या फिर आईवीएफ पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है? सेम फर्स्ट स्टेप है, ओवेरियन स्टिमुलेशन करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोनल इंजेक्शन। ठीक है, फीमेल को दिए गए हैं। उसके बाद देखो एग जो है वो निकाल लिए। उसके बाद फॉलिकुलर पंक्चर, जो अच्छे हेल्दी एग थे वो निकाल लिए और उसको हम फिर उसके बाद स्पर्म कैपिटेशन करेंगे, यानी स्पर्म को लेंगे, जो बढ़िया स्पर्म होंगे उनको लेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। सेम बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इवेल्युएशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम फर्टिलाइजेशन का इवेल्युएशन करेगा कि जाइगोट बना है, नहीं बने हैं, सेल डिवाइड हुए हैं, नहीं हुए। अगर सेल डिवाइड होते हैं, देखो एक सेल थी, यहाँ से 2 सेल बन गई और यहाँ पे फिर जो है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? यूट्रस में उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी किसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं? ये देखो
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी इस बार हमें स्पर्म का डायरेक्ट इंजेक्टेबल करना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर है? देखो चलो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहला स्टेप वही है हर प्रोसेस को कि ओवरी को स्टिमुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन। और इसमें जो हार्मोन के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो डेली डोज दिए जाते हैं ताकि जो ओवरी है वो प्रोड्यूस कर सके एग्स को। क्लियर है? फीमेल को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, हार्मोनल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं डेली डोजेस पे। ठीक है? उसके बाद जो उसमें एग बनता है उनको एग को रिट्रीवल कर लेते हैं, यानी एक सिडेशन, उसको बेहोश करके उसके जो एग को है वो निकाल लिया जाता है, जिसको हम एग रिट्राइवल बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म। देखो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में कुछ स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो सही नहीं है, कुछ स्पर्म जो है हेल्दी स्पर्म है, तो उसमें से जो मोबाइल स्पर्म है जिसकी मूवमेंट बढ़िया है, स्पीड बढ़िया है, ताकि वो इजीली कहाँ तक पहुँच सके, एग तक पहुँच सके। क्योंकि हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव चैप्टर में कि कुछ ही स्पर्म होते हैं जो कि एग तक पहुँच पाते हैं, तो जो बड़े स्पर्म होंगे उनको लेंगे। उसके बाद दिस टेक्निक इन्वॉल्व द इंसेमिनेशन ऑफ ईच एग बाय द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ ए स्पर्म इनटू। हर एक एग को इंजेक्शन के थ्रू इंसेमिनेट करा जाता है, सीमन जो है उनमें इंजेक्ट करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रो इंजेक्शन इंसेमिनेशन। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, ये हमारा बन गया एम्ब्रियो बन जाता है। फिर ये 1 से 3 जो हैं वो एम्ब्रियो जो हैं वो सेलेक्ट करे जाते हैं, क्योंकि कुछ जो है जो फर्टिलाइज हो जाते हैं उनको हम फ्रोजन कर देते हैं ताकि फ्यूचर में वो काम आ सके अगर एक बार से सही नहीं हो पाता है प्रोसेस। क्लियर? तो 1 से 3 जो है वो सेलेक्ट कर जाते हैं और किसमें एक पतला कैथेटर लेते हैं। देखो कैथेटर लिया है और ये कैथेटर जो है इसके अंदर हम कहाँ क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर हम जो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म और एग है उसको हम जो फर्टिलाइज एग को हम कहाँ पहुँचाते हैं, देखो डायरेक्ट यूट्रस में रख देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर? रिकमेंडेशन क्या है कि इस प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले या किन किन लोगों में ये करा जा सकता है, मेन जो है ये रिलेटेड है मेल फर्टिलिटी से, इनफर्टिलिटी से, सॉरी। ठीक है? मैन विद ए लो स्पर्म काउंट, स्पर्म मोर्टेलिटी प्रॉब्लम और पुअर स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अगर जो स्पर्म है उसकी काउंटिंग बढ़िया नहीं है, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, स्पीड बढ़िया नहीं है, तो वो लोग जो हैं प्रेफर करे जाते हैं ICS के लिए। क्लियर? उसके बाद मैन हु हैव हैड ए वेसेक्टोमी। अगर जो ट्यूब होती हैं, जैसे फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती हैं एंट्री ऑफ एग के लिए, ऐसे ही अगर स्पर्म की एंट्री होती है वेसेक्टोमी से, तो अगर उसका ही सर्जरी हुई है, वेसेक्टोमी हुई है, ठीक है, तो उसको उसकी वजह से भी स्पर्म की ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद अगर उसको कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ है या कुछ इम्यून फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो ऐसे कपल में या ऐसे मेल में ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। डिफ़िकल्टी इजेकुलेशन नॉर्मली एज इन केस ऑफ रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, या अगर कुछ उसको न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन होता है, तो भी ये टेक्निक्स जो है करी जाती है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, IVF वाला ये तो हो गया हमारा, बड़ा सा डायग्राम देख के नहीं डरने का। हाँ, नेक्स्ट इन स्टेप्स इन द IUI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर। ये भी कैसी टेक्निक है जिसमें क्या करा जाता है, यूटेराइन में इंसेमिनेशन करा जाता है, यूट्रस में इंसेमिनेशन करा जाता है, यानी सेवन को यूट्रस तक भेजा जाता है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले देख लो स्टेप नंबर 1 में क्या है, स्टिमुलेटिंग एग ग्रोथ। सबसे पहले एग ही बनाए जाते हैं, एग को बनाया है। उसके बाद मॉनिटरिंग विद ब्लड वर्क एंड अल्ट्रासाउंड, रेगुलर जो है उसकी चेकिंग होगी, चेकअप होगा, ब्लड कैसे काम कर रहा है, क्या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आ रही है इसकी। उसके बाद इंड्यूसिंग होगा ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, एग बन गए। एग के बाद इंसेमिनेशन प्रोसीजर होगा। इंसेमिनेशन में देखो एग को कहाँ भेज रहे हैं,
ठीक है, इंसेमिनेशन होने यानी स्पर्म की जो एंट्री है वो थ्रू द इंजेक्शन हम कर रहे हैं, और फॉलोअप एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी टेस्टिंग, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है? अच्छा हाँ ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया है आज का। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको समझ में आया होगा इनफर्टिलिटी क्या होता है, या उससे रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें और जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनको शेयर करें, और उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको हर वीडियो से सीखने को मिलता ही है, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से भी आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीख जाओगे। तो बच्चों इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मैं इससे और बेटर जो भी आपके लिए अच्छा हो वो लाने की कोशिश करूँगी कंटेंट को। और ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसलिए समझाया कि एक्चुअल में टेक्निक्स कैसे होती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है आपके बेसिक स्टेप दिए, लेकिन अगर आप विजुअली चीज़ों को देखोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं सेशन को, और हैप्पी नोट के साथ एंड करते हैं। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और कीप स्माइलिंग। ठीक है बच्चों, थैंक यू।